नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए जाने से लोग अब परेशान हो उठे हैं। अभी तक लॉकडाउन को हल्के से ले रहे लोग प्रतिदिन खरीदारी के लिए बाजारों में निकलते थे, जिसकी वजह से बाजारों में भीड़ भाड़ हो जाती थी। लेकिन जब से पुलिस प्रशासन ने थोड़ी सख्ती बढ़ाई है और दूध सब्जी की सप्लाई कुछ रुकी है, तो लोग अचानक अब परेशान होने लगे हैं। पिछले 1 महीने से लोगों की दिनचर्या में सुबह 5 बजे उठकर दूध, सब्जी व अन्य घरेलू सामान की आवश्यकता के लिए बाजार की दौड़ लगाना शामिल हो गया था। रोज की तरह लॉकडाउन के दौरान लोग 2 दिनों से सुबह जब थैला और दूध के बर्तन लेके बाजारों में जा रहे थे तो उन्हें एक अजीब सी सख्ती नजर आई। आम दिनों में सुबह के समय बाजारों में सब्जी के ठेले व दूध की दुकानें खुली रहती थी, तो वहीं एक तो राशन की दुकान या आटा चक्की का सामान मिलता रहता था। लेकिन सोमवार से पुलिस की सख्ती साफ नजर आई और लॉकडाउन व सीलिंग का पालन पहली बार पूरा होता नजर आया। सोमवार को लोगों को लगा कि शायद ये सख्ती एक दिन की ही होगी, लेकिन दूसरे दिन भी यही हालात रहे, जिसके चलते अब लोगों का कहना है कि अन्य दिनों की अपेक्षा पहली बार लॉकडाउन का एहसास हो रहा है। कर रहा है और कोई सामान नहीं मिला कैसा भी, और पब्लिक भी सड़क पर नहीं दिखाई दे रही है। पहले तो लोग कहीं भी निकल जाते थे और सामान लेने के लिए निकल जाते थे। आज कुछ भी नहीं मिला है और आज का लॉकडाउन कर रहा लॉकडाउन। दूध और सब्जी की सप्लाई दूध तो कुछ कहीं, दूध सब्जी कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। पहले मिल जाती थी, अब कुछ भी नहीं है कहीं भी बाजार में। वहीं दूध के लिए भी लोग पूरी तरह से यहाँ वहाँ भटकते नजर आए। गौरतलब है कि सब्जी मंडी में भी भारी भीड़ रहने और सब्जी विक्रेता को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सब्जियों की सप्लाई पिछले 2 दिनों से बंद है, जिसके चलते लोग अचानक परेशान होने लगे हैं। शुरुआत के दिनों में जहां लोगों ने काफी कुछ स्टोर करके रख लिया था, तो वहीं लोग लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से प्रतिदिन सब्जी, दूध, राशन आदि मिलता रहा, तो लोग इस लॉकडाउन को भी हल्के में ले रहे थे। 22 तारीख से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो चहल पहल थी रोजाना, यहाँ पे पब्लिक आती जाती रहती थी। आज कुछ ज़्यादा सख्ती दिखाई, आज बिल्कुल यहाँ पे कोई भी पब्लिक नहीं दिखाई दी है। आपको दिख सकता है रोड पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये अगर कोई दिख भी रहा है तो पुलिस उसे डंडे से भगाने की कोशिश। दूध और सब्जी की रोज कैसी व्यवस्था रहती थी और आज कैसी रही? वैसे रोजाना तो सही मिलता था दूध और सब्जी सब चीज़। आज जो है दूध भी नहीं मिला, ना सब्जी मिली है बिल्कुल भी। सब दूध की डेयरियाँ सब दुकानें बंद करवा दी दूध की, और सब्जी तो है ही नहीं। क्या कह रहे हैं पुलिसकर्मी? कुछ नहीं कह रहे हैं, वे घर में रहिए बस खाली। ये नजारा शहर के घने बाजारों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक में नजर आया। कई सोसाइटियों में पुलिस ने गेट नहीं खोले, तो वहीं कॉलोनियों के गेट भी बंद रहे। वहीं जिन बड़े मोहल्ले व गलियों में सैकड़ों लोगों की आवाजाही रहती थी, वहां पर मुख्य सड़कों पर कुछ पुलिस बल भी तैनात रहा और बैरिकेडिंग कर आने जाने वाले लोगों को वापस भेज दिया गया। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को इसी तरह की सख्ती को झेलना पड़ेगा। एसआर हॉस्पिटल के बाद अब क्वारंटाइन सेंटर पर भी शुरू हुई भूख हड़ताल। बता दें, राजा एसपी सिंह डिग्री कॉलेज इटौरा में कई लोगों को क्वारंटाइन पर रखा गया है। यहाँ की अव्यवस्था के चलते स्टाफ भूख हड़ताल पर बैठ गया है। कोरोना को लेकर ताजनगरी में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के दावे और उनके इंतजाम पूरी तरह से हवाई दिखाई दे रहे हैं। एसआर हॉस्पिटल में क्वारंटीन किए गए लोगों के भूख हड़ताल के बाद अब एक और नया मामला सामने आया है। मामला ग्वालियर इटौरा रोड स्थित राजा एसपी सिंह डिग्री कॉलेज में 30 लोगों के स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है। इन्हें यहाँ 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो इनका अभी तक चेकअप हुआ है, न ही इनके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। इसे लेकर इस पूरे स्टाफ ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रशासन कर क्या रहा है? प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे सबके घर में बच्चे छोटे छोटे हैं। हम यहाँ पे बहुत परेशान है, हमें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। और जो लोग पॉजिटिव निकले हैं वो कहीं अदर के थे, और हम लोग यहाँ पे क्वारंटाइन में चल रहे हैं। 14-15 दिन हो गए हैं। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ पॉजिटिव के निकले। प्रशासन के पूरा खाते हैं इसमें आप लोग कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हमारे साथ। प्रशासन हमारे साथ बिल्कुल बुरे ही कर रही है। क्वारंटाइन किए गए स्टाफ का कहना है कि वे यहाँ की अव्यवस्थाओं से बिना कोरोना के ही मर जाएंगे। ऐसे में प्रशासन उन्हें यहाँ से निकाले या गोली मार दे। 15 दिन लगभग क्वारंटाइन में, तो स्टाफ घर भेज देंगे। हम यहाँ 15 दिन से ऊपर होने को आ गए, अभी जाने का कोई नाम नहीं है। जब भी फोन करो तो कहते हैं आएंगे आएंगे आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। दूसरी बात, सटा वाला काम सेफ है। जब किसी लोग यहाँ आएंगे तो हम सेफ कहाँ से रहेंगे? हमें क्या पता कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है? हमें अपनी नहीं मालूम हम क्या है, किसने डाल रखा है हमें यहाँ पे। अगर सरकार पास सुविधा नहीं तो हम यहाँ से भेजना, हम सुविधा खुद कर लेंगे। बहरहाल ये कुछ ऐसे मामले हैं जो कोरोना को लेकर शासन और प्रशासन के उन दावों की कलई खोलते हैं जो इस समय इस घातक महामारी से पूरी तरह से लड़ने की बात कर रहे हैं।
खुले दूध की सप्लाई को रोककर केवल अमूल मिल्क की सप्लाई किए जाने के फैसले ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। पैक्ड मिल्क की सप्लाई के लिए न ही प्रशासन के पास पर्याप्त मात्रा में दूध है और न ही मैन पावर है। खुले दूध की बजाय पैक्ड मिल्क की सप्लाई के प्रशासनिक फैसले ने आगरा शहर में दूध की व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है, जिसका नतीजा है कि एक ओर जहां लोगों को दूध नहीं मिल पा रहा, तो वहीं दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग की मंशा को भी पलीता लग रहा है। पिछले 2 दिनों से आगरा शहर में दूध की सप्लाई ठप पड़ी हुई है, जिसका नतीजा रहा कि सुबह 3 बजे से ही लोग दूध की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते नजर आए। प्रशासन ने अमूल दूध की पूरी तरह से शहर में सप्लाई की बात कही थी, लेकिन न ही प्रशासन के पास इतनी दूध की उपलब्धता हो सकी और ना ही इतनी मैन पावर कि शहर की गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक दूध की सप्लाई की जा सके। यही कारण रहा कि सुबह 3 बजे से ही लोग दूध के लिए भटकते नजर आए। जिन केंद्रों पर पैक्ड मिल्क की सप्लाई होती है, वहां सुबह 3 बजे से ही लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। 1 लीटर दूध के लिए लोगों में मारामारी हो रही थी। वहीं एमजी रोड पर सुभाष पार्क के सामने भी इसी तरह का अमूल दूध की सप्लाई का एक केंद्र है, जहां सुबह भारी भीड़ नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर 1 मीटर खड़े होना तो दूर, लोग एक के ऊपर एक गिरे जा रहे थे। एक थैली दूध के लिए यहाँ आपस में खींचतान होती नजर आ रही थी। इन लोगों को देखने या यहाँ पर कोई व्यवस्था करने को पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं था। लोगों का कहना था कि जब प्रशासन के पास दूध की सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर पैक्ड मिल्क की सप्लाई को ही एकमात्र विकल्प क्यों माना जा रहा है। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, उन घरों के लोग तो काफी परेशान नजर आए। दूध के लिए लड़ते झगड़ते दुकानदारों से उलझते नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के जो दूध के शहर में दूध की सप्लाई करते हैं, उनकी अलग परेशानी थी। जो रोज आने वाले हजारों लीटर दूध को वे कहां खफा करें, वो हजारों लीटर दूध को कहां पर दें। आलम यह है कि जहां एक और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाला सैकड़ों लीटर दूध बट नहीं पा रहा, तो वहीं आम शहरी को एक एक बूंद दूध के लिए तरसना पड़ रहा है। वैश्विक महामारी बनकर उभरे कोरोना वायरस से व्यापार कारोबार को जहां बहुत बड़ा झटका लगा है, तो वहीं पर्यटन जगत का मानना है कि उनका कारोबार इस महामारी के ठीक होने के बाद ही अगले 2-3 वर्षों तक ढर्रे पर आ पाएगा। लिहाजा पर्यटन कारोबारियों ने सरकार से विशेष रियायतों के साथ में एक बड़े पैकेज की मांग की है। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस ने इस समय पूरी दुनिया में ही तालाबंदी करके रख दी है। केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के काम कारोबार पूरी तरह से ठप पड़े हैं। तो वहीं आवाजाही भी पूरी तरह से बंद है। हर तरह के कारोबार से लेकर रोजगार तक पर जहां आर्थिक संकट छा चुका है, तो वहीं सभी को ये उम्मीद भी है कि कुछ समय बाद ये महामारी जरूर दम तोड़ेगी और काम कारोबार एक बार फिर से पटरी पर आएगा और रुका हुआ रोजगार का पहिया फिर चलने लगेगा। लेकिन पर्यटन जगत का मानना है कि जिस दिन ये बीमारी पूरी तरह से दुनिया से समाप्त होगी और सभी काम कारोबार पहले की तरह सामान्य हो पाएंगे, उसके भी कम से कम 2 वर्ष बाद पर्यटन जगत अपने कारोबार को शुरू कर पाएगा, क्योंकि पूरी तरह से सभी पर्यटन स्थल बंद पड़े हुए हैं और सभी तरह की आवाजाही भी रुकी हुई है। होटलों पर ताले लटके हुए हैं और कोरोना वायरस की दहशत के बीच कोई अपने घर से निकलने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में पर्यटन के लिए कई ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत है। इस वैश्विक महामारी ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। पर्यटन क्षेत्र में अपना अग्रणीय स्थान रखने वाली ताज नगरी आगरा पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। मध्यम एवं बजट क्लास होटलों की कमर बुरी तरह से टूट चुकी है। आने वाले अक्टूबर 2021 तक इस उद्योग की उभरने की भी कोई किरण नज़र नहीं आती। इस महामारी के कंट्रोल होने पर अन्य उद्योग तो तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे और अपना प्रोडक्शन चालू करके अपना सर्वाइवल कर पाएंगे। पर पर्यटन एकमात्र दुनिया में ऐसा उद्योग है कि जिसको कि उभरने में 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा। हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ सहयोग की उम्मीद करते हैं और जो सहयोग हम चाहते हैं वो निम्नलिखित हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा का कहना है कि जब तक पर्यटन कारोबार इस मंदी से जूझ रहा है, तब तक केंद्र सरकार व राज्य सरकार को न केवल कुछ राहतें इस कारोबार को देनी चाहिए, बल्कि एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। रमेश वाधवा ने मांग की है कि जब तक पर्यटन कारोबार उन्हें शुरू नहीं हो पाता, तब तक विद्युत कर, जल कर, सीवर टैक्स के साथ साथ जीएसटी और इनकम टैक्स से भी उन्हें राहत दी जानी चाहिए। वहीं अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज भी मांग कर होटल व्यवसायी कर रहे हैं, जिससे कि वे अपनी कारोबारियों को सैलरी दे सकें।
इसके अलावा जिन होटल्स के ऊपर लोन चल रहे हैं उनकी ईएमआई और ब्याज में राहत की मांग भी होटल व्यवसायी कर रहे हैं। विद्युत बिल पर स्थायी शुल्क 2 वर्ष के लिए खत्म किया जाए और एक्चुअल मीटर रीडिंग के हिसाब से इसका बिल बनाया जाए। दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स, जल कर, जल मूल्य और सीवर टैक्स को 2 वर्ष के लिए समाप्त किया जाए। होटलों पर लगने वाला जीएसटी 2 वर्ष के लिए ख़त्म किया जाए। इनकम टैक्स को 2 वर्ष के लिए समाप्त किया जाए। कारोबारियों के यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी सैलरीज़ का वहन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए। और होटलों पर जो ईएमआई लगती है वो 2 वर्ष के लिए उस पर ब्याज नहीं लगे और ईएमआई की जो डेट्स है वो 3 महीने के लिए आगे बढ़ाई जाए। मैं कुछ विस्तार से बताना चाह रहा हूँ कि जिन होटलों ने बैंकों से लोन ले रखा हुआ है और उनकी ईएमआई जो है उस पर जो लगने वाला ब्याज जो है वो माफ़ किया जाए और इस ईएमआई की जो एक पीरियड है उसको कम से कम 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाए। अपनी मांगों को लेकर एसोसिएशन ने भारत सरकार, प्रदेश सरकार और पर्यटन मंत्रालय को पत्र भी भेजा है और पर्यटन कारोबार को पुनः खड़ा होने के लिए सहारे की मांग उठाई है। कारोबारियों का मानना है कि जब सभी आर्थिक स्थितियां सुधर जाएंगी उसके बाद ही लोग पर्यटन पर खर्च करना शुरू करेंगे। लिहाजा सभी स्थितियां सामान्य होने के बाद से ही अगले 2 वर्ष तक पर्यटन कारोबार पटरी पर आता नहीं दिख रहा है। लिहाजा भारत के सबसे बड़े इस उद्योग को बचाने के लिए सरकार के सहयोग की आवश्यकता जरूरी सी हो गई है। लॉकडाउन 2.0 का पालन कराने के लिए पुलिस किसी भी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहती है। सड़कों पर अनावश्यक रूप से निकलने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ नगर निगम में बने स्मार्ट सिटी ऑफिस के कंट्रोल कमांडर सिस्टम से शहर भर में मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आगरा में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में एक बार फिर बड़ा इजाफा हुआ है। मंगलवार को 28 और कोरोना वायरस के मामले मिले, जिसके बाद ये आंकड़ा 295 तक पहुंच गया है। प्रतिदिन बढ़ने वाले इन आंकड़ों के बाद से ताजनगरी आगरा में मौजूदा जिला प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। घरों से निकल सड़कों पर घूमने वाले अनावश्यक लोगों के खिलाफ कार्यवाही में भी तेजी दिखाई दे रही है। लॉकडाउन 2.0 के अनुपालन को लेकर ताजनगरी आगरा में पुलिस बल द्वारा हर एक वाहन की चेकिंग गंभीरता के साथ की जा रही है। साथ ही अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती भरा रवैया भी अपनाया जा रहा है। तो वहीं वाहनों के चालान और सीज करने की प्रक्रिया भी पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर ताजनगरी आगरा के एसपी ट्रैफिक प्रशांत कुमार ने की जा रही कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे शहर में लगभग 131 स्थान ऐसे हैं जहां पर 250 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं और इन कैमरों के जो फुटेज है वहाँ से हमें लाइव इमेज प्राप्त हो रही है। जो स्मार्ट सिटी में जो वीडियो वॉल है उन वीडियो वॉल पे हमें लाइव इमेज मिलती है जहाँ से हमें मॉनिटर करते हैं कि किसी सड़क पर, किसी चौराहे पर, किसी मार्केट में वहाँ भीड़ है अथवा नहीं है। जहाँ भी हमें भीड़ या ट्रैफिक नज़र आती है हम तत्काल वहाँ पर वायरलेस ऑपरेटर के माध्यम से संबंधित थाने को सूचना देते हैं और तत्काल उस पर हम कार्रवाई करते हैं। तो जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी सीसीटीवी लगे हैं ये बहुत ही कारगर हुए हैं, जिससे हमें लॉकडाउन को सही तरीके से पालन कराने में हमें काफ़ी मदद मिल रही है। कितने ऐसे एरिया चिन्हित किए गए हैं जो वहाँ बार बार शिकायतें मिल रही हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि मतलब जहाँ बार बार मिल रही है, जहाँ हमें थोड़ी बहुत भी वहाँ मूवमेंट नज़र आती है तो हम उसको वहाँ से तत्काल थाने को सूचना देते हैं और काफ़ी प्रभावी ढंग से इस पर कार्रवाई हो रही है और लॉकडाउन को बहुत ही प्रभावी ढंग से यहाँ पर इसको लागू किया जा रहा है। शहर भर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की अगर बात करें, कितने बैरिकेड लगा के और किस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग को एक अमली जामा पहनाने का काम किया गया? आप देख सकते हैं कि शहर के हर चौराहे पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, चाहे वो MG रोड हो या बोदला साइड के रोड हो या फिर यमुना किनारे की सड़क हो, नेशनल हाईवे हो, हर रोड पर, हर चौराहे पर हमने पर्याप्त मात्रा में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है और कोई भी वाहन यहाँ बगैर चेकिंग के नहीं जा रहा है। सिर्फ वही जिन्हें पास अनुमन्य है या फिर वो राहत कार्यों में लगे हैं, सिर्फ ऐसे ही व्यक्तियों को जाने दिया जा रहा है और अन्य किसी व्यक्ति को कहीं से भी हम जाने नहीं दे रहे हैं, जिससे कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से हम अनुपालन कर रहे हैं।
कोरोना वायरस के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर चल रहे आगरा में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने जहां एक और सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस में बने कंट्रोल रूम सेंटर से भी पुलिस प्रशासन काफी सहायता ले रहा है। शहर भर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से पुलिस शहर के सभी इलाकों में निगरानी बनाए हुए है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शहर और देहातों में पुलिस सख्ती भरा रवैया अपना कर ही कार्य कर रही है। लॉकडाउन 2.0 के अनुपालन में पुलिस किसी भी तरह की ढील नहीं दे रही है। साथ ही बेवजह घूमने वाले लोगों को भी कई बार समझाया जा रहा है या फिर उनके गाड़ियों का चालन भी किया जा रहा है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शहर और देहातों में पुलिस ने सख्ती भरा रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन 2.0 के अनुपालन में पुलिस किसी भी तरह की कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है। साथ ही बेवजह घर से निकलने वाले लोगों के वाहन सीज कर दिए जा रहे हैं। बैरियरों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे चाहकर लोग ज्यादा दूर ना जा सके, उन्हें वापस ही लौटना पड़ रहा है। पुलिस को कुछ स्थानों पर डंडा भी चलाना पड़ रहा है। लॉकडाउन 2.0 लागू होने के बाद से ताजनगरी आगरा में पुलिस की सतर्कता देखने को मिल रही है। शहर भर के हर एक चौराहे पर पुलिस बड़ी ही मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को पूरा कर रही है। किसी भी वाहन को बिना चेकिंग के चौराहों से गुजरने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। मौके पर खड़े एसपी ट्रैफिक प्रशांत कुमार ने भी सभी पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देशन दे दिए हैं कि कोई भी वाहन बिना चेकिंग के नहीं जाएगा। साथ ही मुख्य रूप से उन्हीं लोगों को चौराहों से गुजरने की अनुमति दी जा रही है जो आवश्यक रूप से निकले हैं। अनावश्यक रूप से निकलने वाले वाहनों पर तुरंत पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनके चालान कर रही है और उन लोगों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है जो अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ मैं अनिल चौधरी, मून न्यूज़ आगरा। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं जो स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल रही हैं। मंगलवार दोपहर शाहगंज क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिला को बिचपुरी स्वास्थ्य केंद्र से उसे आगरा कैंट स्थित सोहल्ला रेलवे फाटक पर ही छोड़कर भाग गई। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी समस्याएं और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के दावों की कलई खोल रही हैं। मंगलवार दोपहर शाहगंज क्षेत्र की रहने वाली एक गर्भवती महिला को बिचपुरी स्वास्थ्य केंद्र से उसके घर लेकर जा रही एम्बुलेंस आगरा कैंट स्थित सोहल्ला रेलवे फाटक पर ही छोड़कर भाग गई। इस दौरान एम्बुलेंस चालक महिला से पैसे भी ले गया। बीच रास्ते में ये महिला प्रसव पीड़ा से परेशान थी। इस दौरान जब क्षेत्रीय लोगों ने इस महिला को यहाँ तड़पते देखा तो इसकी मदद के लिए सामने आ गई। बजरंग दल के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बजरंग दल के पदाधिकारी व क्षेत्रीय लोग जब इस महिला से जानकारी कर रहे थे, उसी दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश भी यहाँ से गुजर रहे थे। बजरंग दल के पदाधिकारी और क्षेत्रीय लोगों ने राज्य मंत्री को पूरी जानकारी दी, लेकिन यहाँ इस महिला की मदद की जगह वे खानापूर्ति करते हुए ही नजर आए। ये थोड़ा सा केंद्र से संवेदनशील मामला है और अगर ये पुलिस को सूचना दी गई तुरंत आना चाहिए। जहाँ की ये महिला उसको पहुँचाना चाहिए। हमारे बजरंग दल के यहाँ पे कार्यकर्ता निरंतर प्रयास कर रहे हैं, 112 नंबर पर फ़ोन भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और मैं अभी यहाँ से लौट करके जा रहा हूँ। मैं आगरा कैंट के चौकी इंचार्ज को बोलता हूँ वो कोई व्यवस्था यहाँ से कराएगा। और वैसे 112 नंबर पे इन्होंने फ़ोन भी किया है और अनुपम पंडित हैं, अपने अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो ये करा रहे हैं। व्यवस्था नहीं है तो मैं देखता हूँ। कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। मंत्री जी, असंतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। लगातार इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। आ गया मंदिर पे आ जाओ। हाँ मंत्री, असंतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आपकी कार्यकर्ता ने लगातार फोन कर रहे हैं अनुपम पंडित, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कोई बड़ी घटना हो गई बड़ी। ये थाना सदर में ही आती चौकी। मैं सीओ सदर को फोन कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद क्षेत्रीय लोगों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस महिला को जैसे तैसे उसके घर पहुँचाया। अनुराधा जी कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं है, इसीलिए मैं अपनी माँ के साथ जा रही हूँ। कौन से क्षेत्र की रहने वाली हैं? कहाँ रहती हैं फिलहाल में आप? मैं नहीं, अपनी माँ के साथ रहती हैं अभी फिलहाल तो। कौन सी जगह? शाहगंज। कहाँ गई थी आप अपने इलाज के लिए? बिचपुरी में थी। क्या कहते हैं बिचपुरी से? बिचपुरी में कोई वो नहीं हुई थी, इसलिए हम नहीं है वहाँ से आ गए कि अभी टाइम है, इसलिए अभी आप घर चलिए आओ। तो उन्होंने ना मुझे कह दी थी कि आपने आपकी ID मांगी है 16 लाख की, इसलिए आपको 16 लाख छोड़ा जाएगा। तुमने कहाँ छोड़ा फिर आपको? 16 फाटक पर छोड़ दिया। वहाँ से आप पैदल यहाँ पे किसी का यहाँ पे रिश्तेदार है हमारे यहाँ पे घर पे, हम वहाँ पे रुके थे।
तो आप वहाँ से कैसे जाएंगे? आप पैदल पैदल आएंगे। वहाँ के सालन तक कैसे जाएंगी? ये तो पता पड़ेगी कैसे जाएंगे। तो लोग आपने फ़ोन किया? मेरे पास फ़ोन नहीं है। और आसपास लोग थे, उन लोगों ने फ़ोन भी किया है 102 नंबर पे? हाँ। तो क्या रिस्पॉन्स आया वहाँ से, क्या जवाब आया? क्या एम्बुलेंस आई आपको लेने? नहीं। कितनी देर हो गई आपको बैठे हुए? मुझे यहाँ करीब बहुत देर हो गई। बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? हम एक महिला यहाँ मुस्तकाड़ा चौकी में बैठी हुई थी जो कि प्रेग्नेंट है, और हम लोगों ने उसके लिए 108 112 के ये हमने फ़ोन किया, कहीं भी संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला। तो हम लोगों ने अभी मंत्री जी आए हुए तो मंत्री जी से कहा, तो मंत्री जी ने स्पष्ट मना कर दिया। तो फिर अब मैंने सोचा कि ऐसा अपनी गाड़ी लाया जाए, उसको छोड़ा जाए। तो मैं स्वयं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ और उससे छोड़ने जा रहा हूँ। कहाँ से वो महिला आई थी और कहाँ एम्बुलेंस ने उनको छोड़ दिया? ये महिला लेडी लाइन से आई हुई थी और इनको जो है सोहल्ला रेलवे फाटक पर छोड़ दिया गया। वहाँ से ये पैदल पैदल मुस्तकाड़ा चौकी पर बैठी हुई थी। मैं दवा लेने के लिए जा रहा था जी। तो मैंने देखा कि यहाँ बैठी हुई हैं, तो एक बार जानकारी कर लेते कैसे बैठी हैं। तो हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम पैदल जा रहे हैं, कोई हमारा लिए गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने इसके लिए कई जगह प्रयास किया, कहीं भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो मैं स्वयं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ और इनको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। ये घटना कई तरह के सवाल भी खड़ा करती है। लॉकडाउन के दौरान किस तरह से अन्य बीमारियों के मरीजों को अलग से व्यवहार करने के साथ साथ उनकी कोई भी सुध नहीं ली जा रही, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी ऐसे मरीजों की मदद करने के केवल खानापूर्ति ही करते नजर आते हैं। देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन 2.0 की सख्ती से ताज नगरी में पालन होता नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा की गई सख्ती अब लोगों की किचन तक पहुंच चुकी है। सोमवार से बढ़ती गई सख्ती के कारण लोगों को अब सब्जी से लेकर दूध की सप्लाई के लिए भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन 2.0 के बाद जहां एक और पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर घूम रहे अनावश्यक लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए अन्य गतिविधियों पर भी मॉनिटरिंग कराना शुरू कर दिया है। बीते दिनों जगदीशपुरा और शाहगंज क्षेत्र के संक्रमित केमिस्ट मिलने से क्षेत्र में फैली अफरा तफरी के बाद से पुलिस प्रशासन ने भी इन सभी स्थानों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं इन सब के बाद सब्जी विक्रेता में मिले कोरोना सिम्टम के बाद से पुलिस प्रशासन ने क्षेत्रों में उन सभी दुकानों और फेरी वालों पर भी अंकुश लगा दिया है जो कि सब्जी और दूध जैसी वस्तुओं की सप्लाई कर रहे थे। इन्हीं सब चीजों की सप्लाई पर लगी रोक के बाद से लोगों को खासा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? बीना देवी। बीना जी, ये बताइए जिस तरीके से आज दूध और सब्जियां बंद कर दी गई हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? समस्या बहुत बन रही है। इसके लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दूध की बहुत परेशानी है। और जैसे कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है, जिस तरीके से दूध और सब्जियां बंद कर दी गई हैं, क्या उसको ये कदम उठाना उनका सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, लेकिन कोरोना से हम बचेंगे तो बच गए। इससे थोड़ी सब्जी वब्जी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सब्जी वाले आते हैं तो उनसे हमारी जानकारी है नहीं है कौन है क्या है वो सब्जी की। वैसे ये जानकारी हुई थी कोरोना वाली, इसलिए और हमें डर लगता है उनसे सब्जियां लेने में। सब्जी मंडी जाएं तो वहाँ पर बहुत भीड़ है और दूध की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दूध वाले आ नहीं रहे। हाँ, दूध नहीं मिला है, आज कल से दूध नहीं मिल पा रहा है। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, सब्जी बहुत महंगी मिल रही है। 2 दिन से सब्जी नहीं घर में बनी है, क्या करें, बहुत परेशानी हुई है। पैसे भी नहीं है, काम चल नहीं रहा है। दूध और सब्जियां जो आपको है पूरे तरीके से सरकार क्या मुहैया करा पा रही है, नहीं करा पा रही है? तो सरकार ने ये कहा था कि अमूल की डेयरी से आपको दूध मिल जाएंगे, वहाँ से आपको मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा वहाँ से। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इतनी सख्ती दिखाई कि दूध और सब्जी तक की सप्लाई बंद कर दी। सब्जी मंडी खुली नहीं और दूधिया के गांव से शहर तक नहीं आने दिया गया। खुले दूध पर पाबंदी भी लगा दी गई। तो वहीं लॉकडाउन 2.0 की सख्ती के चलते इसका विकल्प बताए गए पैकेट बंद दूध की सप्लाई भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकी। सख्ती को कायम रखते हुए पुलिस ने दुकानदारों पर डंडा भी चलाया। किराने के सामान की होम डिलीवरी भी ऐसी सख्ती के कारण नहीं हो पाई। इसी सख्ती को लेकर जब हमने क्षेत्र में मौजूद उन परिवारों से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि पुलिस की सख्ती के कारण कॉलोनियों का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सका। पुलिस ने सब्जी व दूध वालों को कॉलोनी में आने नहीं दिया। साथ ही साथ 8-10 सब्जी वाले आ रहे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण एक भी नहीं आया। दूधिया भी नहीं आ सका और पुलिस की सख्ती के चलते पैकेट वाला दूध भी नहीं मिल सका, जिसके कारण घर में छोटे बच्चों को दूध मुहैया नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका?
हिमांशु। कहाँ रहते हैं? बल्केश्वर। बड़े भाई लगातार ये दूध और सब्जी अब तक एक तरीके से आ भी रहे थे, लेकिन जब से ये कोरोना पॉजिटिव दूध और सब्जी वालों को मिला है तब से क्षेत्र में और हम लोगों को काफ़ी समस्याएं देखनी पड़ रही हैं। जैसे कि हम घर में लगातार बच्चों को, छोटे बच्चों को दूधों की जो समस्याओं से हम लोग अवगत कराते हैं बार बार कि दूध मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा। आज हम लोग सुबह जब गए तो हमारा डेयरी पर्सन नहीं आया जो डेली दूध देने आता था। अमूल डेयरी जो हमें बताया गया था वहाँ काफ़ी भीड़ थी, तो उसको लेके हमें काफ़ी समस्याएं हुई। सब्जी वाले जो हमारी कॉलोनी में अब तक आते थे उन्हें हमने रोक दिया, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कोई भारी व्यक्ति हमारे पास आए जिससे हम फिर से संक्रमित हो जाए जी। इसको लेके हम एहतियात भी काफ़ी बरत रहे हैं जी। किस तरीके के एहतियात बरत रहे हैं आप लोग? जैसे कि पल पल पे हाथ धो लेना, सैनिटाइज कर लेना खुद को, या कोई भी सब्जी घर में आता है तो उससे पहले तो हम प्रवेश ही नहीं करते, अपनी कॉलोनी में प्रवेश नहीं होने देते हैं उसका, उसे हमेशा सारी सब्जियों को सैनिटाइज करवाते हैं। अब तो आज सुबह से ना सब्जी आई है ना दूध। देखिए, सरकार ने जो कदम उठाया वो काफ़ी हद तक अच्छा भी है। थोड़ी समस्याएं होंगी लेकिन उससे काफ़ी अच्छे समाधान भी होंगे। कदम अच्छा उठाया, अगर ये कदम थोड़ा सा और पहले उठाया जाता तो और ज़्यादा लोग संक्रमित होने से बच जाते। समस्या ये हो रही है कि हर किसी को दूध नहीं मिल पा रहा है, ना ही सब्जी मिल पा रही है, और हमें भी प्रॉब्लम आ रही है। 2-3 दिन से हमें सब्जी भी नहीं मिली है और ना ही दूध मिला है। जो हमारे घर में रखा हुआ था सिर्फ उसने आज तक वही यूज़ कर लिया, आगे हम कहाँ से लेके आएंगे। हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। माना कि सरकार ने अच्छा किया है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो हो ही रही है। हम लोग तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जिनके छोटे बच्चे हैं वो कहाँ से मैनेज करेंगे, उनको तो दूध कंपलसरी है। समस्याएं तो काफ़ी हैं भाई, बच्चे हैं छोटे छोटे, घर में दूध है, सब्जी है, पानी वानी वाले भी आ रहे हैं, फ़िलहाल तो आ ही रहे हैं, लेकिन सब्जी अब्जी को लेके जैसे कि विशेष आलू वगैरह तो मैन होते हैं और नहीं होते हैं, तो वही बच्चे किस चीज़ से खाएं, कैसे खाएं। तो प्रशासन को इन चीज़ों की ज़रूरत का मतलब इंतजाम करना चाहिए। और बाहर जाओ तो पुलिस वाले भी रोक दामी लगा रहे हैं काफ़ी, मतलब कि कुछ नहीं मिल रहा, ये वो है, सब अंदर ही बैठे हो, मास्क लगा के भी जा रहे हैं तो था। लेकिन अब आगे भी ऐसे ही रहा तो काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी, मतलब और ऐसी नहीं होने चाहिए, चाहे पैकेट में आ कैसे भी आए, मतलब लेकिन इसका तो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें प्रशासन को मतलब देनी चाहिए। 22 मार्च को एक दिन के लिए लागू किए गए जनता कर्फ्यू का समर्थन गर्मजोशी के साथ ताजनगरी वासियों ने किया था। आज वे जो शायद ताजनगरी वासियों के दिल से और दिमाग से खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू के समर्थन में घरों में रहने वाले लोग आज लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद इसे कैद मानने लगे हैं। लोगों का साफ कहना है कि अब जरूरत के सामानों की खरीद फरोख्त के लिए उन्हें खासा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सबसे बड़ी समस्या अब दूध की सप्लाई को लेकर होने लगी है, क्योंकि पुलिस के डंडे का डर तो सभी को है। जहां एक तरफ पूरे देश भर में सरकार द्वारा पान मसालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है, तो वहीं कुछ दुकानदारों द्वारा कई गुना रेट पर धड़ल्ले से पान मसालों की बिक्री की जा रही है। हाल ही में बड़ी दुकानों की अपेक्षा छोटे छोटे दुकानदारों पर अधिक तक पान मसाले बेचे जा रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब मून टीवी के पत्रकार राकेश शर्मा ग्राहक बनकर सड़क के किनारे खटिया पर सजी हुई एक दुकान पर पहुंचे। फिर देखिए, जो सामान बड़ी बड़ी दुकानों पर नहीं मिला, वही सामान ने इस खटिया पर कैसे मिला। कैमरे के सामने पान मसालों के साथ में बैठे हुए इस शख्स को देखिए। ये आगरा जनपद के खीरागढ़ तहसील के ब्लॉक जगनेर का एक छोटा सा दुकानदार है। कहने को तो ये रोड के किनारे खटिया पर दुकान लगाते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये दुकान बड़े बड़े गोदामों की चाबी है। अब आप सोच रहे होंगे कि खाट में पड़े इस सामान में ऐसा क्या है, तो इस बात का खुलासा मून टीवी की टीम द्वारा स्टिंग के दौरान हुआ। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में पान मसालों के क्रय विक्रय के साथ साथ निर्माण पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बाजार में पान मसाला धड़ल्ले से 10 गुना रेट पर बढ़ाकर बेचा जा रहा है, क्योंकि आदेश आने के बाद ही एजेंसी के ओनर्स द्वारा लाखों रुपए की कालाबाजारी कर अपने माल को ऐसे दुकानदारों के द्वारा क्षेत्र में फैला दिया गया। आप खुद देखिए, जब मून टीवी के रिपोर्टर राकेश शर्मा ग्राहक बनकर इनके पास पहुंचे तो ये बेखौफ होकर सौदेबाजी करने लगा और अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम बताते हुए कहा कि 1,10,000 की एक गोल्ड मोहर की झाल मिलती है। जहां दुकानदार द्वारा 10 वाली गोल्ड मोहर की रेट 45 बताई गई, तो वहीं 10 रुपए वाली राजहंस तमाकू 60 रुपए की बताई गई। सही रेट पैकेट कितने की लग जाएगी? मैं बताता हूँ तो 900 रुपए लगी पैकेट। 900 की बिकी है। नहीं राजनी है दे दो हिसाब देख पैकेट। मैं तो बताया तो मैं तो ये पैकेट ही रेट बताई तो उन्होंने।
हेलो। कहने को तो छोटे दुकानदार आप देखिए जहां लोग पान मसाले की एक एक पुड़िया ढूंढने में लगे हुए हैं, तो वहीं इनके पास आगे से चलकर फोन आता है और ये कुछ बात करते हैं और 10 मिनट का समय मांगकर फोन कट कर देते हैं। फिर बताते हैं कि ये किसी ऐसे व्यापारी का फोन था जो इनसे अपने राजहंस के 10 पैकेट ठिकाने लगाने की बात कह रहा है, लेकिन रेट भी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हाँ नहीं बराबर में मैं तो बराबर में वो तो नहीं निकलवा जाऊँगा और क्या होगा। अरे 10 मिनट का टाइम तो दो मैं बता रहा हूँ। हमको 10 मिनट का टाइम है भैया। 10 पैकेट ले तो राज 10 पैकेट मिले राजन से 10 पैकेट लो जाऊँ राजन के बाद फोन आया तुम जाओ 300 रुपया की पैकेट दे रहे। अब देखना होगा कि आखिर बड़े व्यापारियों द्वारा छोटे छोटे दुकानदारों के कंधे पर रखकर बंदूक कब तक ऐसे ही चलती रहेगी और ऐसे लोगों पर प्रशासन अंकुश कब तक लगा पाता है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने तो माना था कि पान मसाला खाने वाले लोगों द्वारा इधर उधर थूकते समय मुंह से लार द्वारा निकलने वाले कीटाणु वातावरण को दूषित तो करते ही हैं, साथ ही कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा लगातार बना रहता है। लेकिन पान मसाला खाने वाले लोग इस रेट में भी गुटखे खरीद कर थल्ले से खा रहे हैं। शुकोहाबाद नगर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बघेल कॉलोनी के चारों तरफ 1 किलोमीटर के एरिया को प्रशासन ने सील करा दिया है। तहसील तिराहे से लेकर मंडी समिति तक की सभी गलियों को सील कर दिया है। शुकोहाबाद नगर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बघेल कॉलोनी के चारों तरफ 1 किलोमीटर के एरिया को प्रशासन ने सील कर दिया है। तहसील तिराहे से लेकर मंडी समिति तक की सभी गलियों को सील कर दिया गया है। इस क्षेत्र में 100% होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। आज छैकुर रोड पे हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों को खाने की कुछ समस्या आ रही है। पता करवाया तो संज्ञान में आया कि उन लोगों को जो पका हुआ खाना है वो ऑलरेडी भिजवाया जा रहा है, पर उन्होंने जो कच्चा राशन है वो चाह रहे थे और सूचना में आते ही तत्काल उन्हें कच्चे राशन की व्यवस्था सभी के लिए करा दी गई है। एकता सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नगर में हॉटस्पॉट पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तहसील तिराहे से रोडवेज बस स्टैंड को जाने वाले मार्ग को भी रोक दिया गया है। आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल ने किसानों की मदद से फिरोजाबाद जिले के टूंडला कस्बा को सैनिटाइज कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। वहीं यहां 25 ट्रैक्टरों द्वारा वार्ड को सैनिटाइज किया गया। आगरा सांसद व पूर्व विधायक टूंडला प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल टूंडला नगर में पहुंचे, जहां पर हाईवे से उन्होंने 25 ट्रैक्टरों को सैनिटाइजेशन की मशीन लगवाकर सभी 25 वार्डों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि केवल सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के जरिए ही कोरोना जैसी महामारी को रोका जा सकता है। इस दौरान स्वयं उन्होंने टूंडला के स्टेशन रोड पर सुभाष चौराहे से लेकर दीपा चौराहे तक हर दुकान, बैंक, क्लिनिक आदि को सैनिटाइज किया। देखिए, इस वैश्विक महामारी को दूर करने के केवल 3 तरीके हैं। एक, जो लोग पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हैं वो प्रशासन को अपनी सूचना दें। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा सैनिटाइजेशन। तो ये मेरे दिमाग में आया था कि जब एतमाद तो टूंडला का दौरा करते थे तो जो किसान आलू उत्पादक हैं वो अपनी फसल में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। आप इस अपनी चैनल से इस ट्रैक्टर को दिखाएं कि ट्रैक्टर के पीछे एक ट्रॉली है, उसमें पानी है, लिफ्ट सिस्टम है, कंप्रेसर है और 200 फीट लंबा पाइप है जो फ्लेक्सिबल है और उसमें नोजल है। इन ट्रैक्टरों का उपयोग अपने टूंडला विधानसभा ने मुझे 3 बार एमपी बनाया है, 1 बार राज्यसभा में पहुंचाया और 1 बार एमएलए बना के कैबिनेट मंत्री बनाया है। जब इस तहसील में 8-9 पॉजिटिव हो गए हैं तो मेरा दायित्व है, भले मैं आप आगरा का एमपी हूँ लेकिन इसी क्षेत्र ने मुझे 4 बार एमपी बनाने का काम किया था। तो अभी तक इन ट्रैक्टरों का उपयोग मैं धरना रैली, प्रदर्शन, नॉमिनेशन और रैलियों में किया करता था। मेरे दिमाग में बात आई कि अगर हम किसानों को बुलाएं और जो कीटनाशक डालते हैं उसकी जगह हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराएं तो सैनिटाइजेशन से ही हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध इस समय देश में हो रहा है बघेल किसान सैनिटाइजेशन मॉडल। आगरा में हमने एक दिन में 50 ट्रैक्टर बुलाए थे, 64 ट्रैक्टर आ गए थे। उन्होंने 64 वार्डों का किया। प्रतिदिन आगरा में 15 ट्रैक्टर आते हैं, उनको 60 ट्रैक्टर इसलिए मानो कि 4 बार हम उसमें रिफिल पानी भराते हैं और दोबारा सोडियम हाइपोक्लोराइड डलाते हैं। तो एक ट्रैक्टर से 4 ट्रैक्टर का काम लेते हैं। आज टूंडला में 25 वार्ड हैं, 25 ही ट्रैक्टर बुलाए गए हैं और हमने ये नहीं देखा कि सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय कौन पार्षद है। एक
पार्षद को एक ट्रैक्टर दिया है और उसको कहा गया है कि अपने वार्ड को उसको करना है। जब दवाई खत्म हो जाए तो दोबारा दवाई भी हम लोग लेकर के आए हैं। ये गुड्डू बघेल उनकी टीम का प्रयास है कि उनके कहने पर किसान अपनी जान जोखिम में डाल करके आज गांव शहर को सैनिटाइज करने के लिए आया है और उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करना चाहूँगा और किसान भाइयों का कि उन्होंने अपने ट्रैक्टर दिए हैं, ये जानते हुए कि पॉजिटिव फिरोजाबाद में भी हैं, आगरा में भी हैं। इसके बावजूद आज वो आए हैं और आज पार्षद अगर थोड़ी मेहनत कर ले, क्योंकि हम ट्रैक्टर उनको एक अलॉट कर दिया है, दवाई उनको दे रखी है, एक लेबर भी है। अच्छा, तो जिस तरीके से तो पूरे टूंडला को आज एक एक घर को कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए किसानों की मदद से बघेल सैनिटाइजेशन मॉडल अब टूंडला में शुरू किया गया है। आगरा में इस मॉडल के जरिए गली मोहल्ले रोड को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया था। इस दौरान सभी किसान सभासद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। Convent Senior Secondary School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility to join Happy and Happening campus. Please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए जाने से लोग अब परेशान हो उठे हैं। अभी तक लॉकडाउन को हल्के से ले रहे लोग प्रतिदिन खरीदारी के लिए बाजारों में निकलते थे, जिसकी वजह से बाजारों में भीड़ भाड़ हो जाती थी। लेकिन जब से पुलिस प्रशासन ने थोड़ी सख्ती बढ़ाई है और दूध सब्जी की सप्लाई कुछ रुकी है, तो लोग अचानक अब परेशान होने लगे हैं। पिछले एक महीने से लोगों की दिनचर्या में सुबह 5 बजे उठकर दूध, सब्जी व अन्य घरेलू सामान की आवश्यकता के लिए बाजार की दौड़ लगाना शामिल हो गया था। रोज की तरह लॉकडाउन के दौरान लोग 2 दिनों से सुबह जब थैला और दूध के बर्तन लेके बाजारों में जा रहे थे तो उन्हें एक अजीब सी सख्ती नजर आई। आम दिनों में सुबह के समय बाजारों में सब्जी के ठेले व दूध की दुकानें खुली रहती थी, तो वहीं एक तो राशन की दुकान या आटा चक्की का सामान मिलता रहता था। लेकिन सोमवार से पुलिस की सख्ती साफ नजर आई और लॉकडाउन व सीलिंग का पालन पहली बार पूरा होता नजर आया। सोमवार को लोगों को लगा कि शायद ये सख्ती एक दिन की ही होगी, लेकिन दूसरे दिन भी यही हालात रहे, जिसके चलते अब लोगों का कहना है कि अन्य दिनों की अपेक्षा पहली बार लॉकडाउन का एहसास हो रहा है। कर रहा है और कोई सामान नहीं मिला कैसा भी, और पब्लिक भी सड़क पर नहीं दिखाई दे रही है।
पहले तो लोग बाग कहीं भी निकल जाते थे और सामान लेने के लिए निकल जाते थे। आज कुछ भी नहीं मिला है और आज का लॉकडाउन कर रहा लॉकडाउन। दूध और सब्जी की सप्लाई दूध तो कुछ कहीं, दूध सब्जी कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। पहले मिल जाती थी, अब कुछ भी नहीं है कहीं भी बाजार में। वहीं दूध के लिए भी लोग पूरी तरह से यहाँ वहाँ भटकते नजर आए। गौरतलब है कि सब्जी मंडी में भी भारी भीड़ रहने और सब्जी विक्रेता को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सब्जियों की सप्लाई पिछले 2 दिनों से बंद है, जिसके चलते लोग अचानक परेशान होने लगे हैं। शुरुआत के दिनों में जहां लोगों ने काफी कुछ स्टोर करके रख लिया था, तो वहीं लोग लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से प्रतिदिन सब्जी, दूध, राशन आदि मिलता रहा, तो लोग इस लॉकडाउन को भी हल्के में ले रहे थे। 22 तारीख से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो चहल पहल थी रोजाना यहाँ पे, पब्लिक आती जाती रहती थी। आज कुछ ज़्यादा सख्ती दिखाई, आज बिल्कुल यहाँ पे कोई भी पब्लिक नहीं दिखाई दी है। आपको दिख सकता है रोड पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर कोई दिख भी रहा है तो पुलिस उसे